हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम योगेश चंद्र शुक्ला, योर बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर लास्ट है और इसे आज हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1, वो 4 क्वेश्चन 4 नंबर के आपके 12th के और नीट के जो भी बच्चे हैं, आपको ये डन हो गया। तो आज हम इसके आगे की बात करते हैं कि ये क्या है, टॉपिक है, लास्ट पार्ट है। बहुत जल्दी हम लोग इसे आज ख़त्म कर देंगे, बहुत ज़्यादा कुछ बकवास नहीं। फिर एक बार शॉर्ट रिवीजन करा के आज हम इसे लास्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके ऊपर फिर नेक्स्ट डे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं और नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो ये इससे हमें एक नॉलेज मिल जाएगा कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर देना है और कौन सी चीज़ों पर उतना ज़्यादा जोर नहीं देना है। ध्यान रखिएगा मेरी बात का, है ना। देखिए भाई, तो लास्ट क्लास में बच्चे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि किस तरह से एक जो निषेचन है उसकी प्रक्रिया कैसे कार्य करती है, फर्टिलाइजेशन कैसे कार्य करता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं तो जैसे ही कुछ ना अलग होता है वो याद रखने वाली बात हो जाती है। मतलब जैसे ही कोई चीज़ हम लोगों ने अलग पढ़ी कि ये ऐसा होना चाहिए बट ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो एक प्रक्रिया, एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया बन जाती है। जैसे हमने कहा कि निषेचन के द्वारा ही लगभग सभी जीव का निर्माण होता है, बट कुछ जीव ऐसे हैं जो बिना निषेचन के भी जन्म ले लेते हैं। अब वो जो नहीं कर लेते हैं तो उनको अपन निषेचन से होने वाले निषेक जनन, और जो बिना निषेचन के हो जाते हैं उन्हें अनिषेक जनन कहते हैं हम उसे। अब अनिषेक जनन के लिए कौन कौन से लोग होते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं जनरली मधुमक्खी के बारे में और कुछ छिपकलियों के बारे में, पक्षी के बारे में, कि ये जो होते हैं ये बिना निषेचन के भी जन्म लेते हैं। तो इनमें से कौन सा, कैसा टाइप का निषेचन और कौन, स्पेशलाइजेशन क्या है। तो यहाँ पर जो नर हैं वो बस हमेशा बिना निषेचन के जन्म लेते हैं। इनका मुख्य कारण ये है कि जो जीव होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। अगर मान लीजिए मादा है तो द्विगुणित होगी और नर है तो अगुणित होगा। अब जो नर अगुणित है वही डिसाइड करती है कि आगे जाकर जो नर का निर्माण होगा वो कैसे बनेगा। तो मादा का दो जो डिप्लॉइड जो गैमेट्स हैं, युग्मक हैं, वही युग्मक आगे जाके डिसाइड करेंगे कि वो कैसा बनेगा। तो हम आज उसके आगे बात करते हैं कि मधुमक्खियों में नर एवं मादा का जो परीक्षण है, जनन है, मतलब ये तरीका है, कैसे डिसाइड होगा कि कौन बनेगा मादा और कौन बनेगा नर, इसे एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि दुनिया में मतलब लगभग सभी लोग निषेचन के बढ़ने के बाद ही जीव पैदा होते हैं, बट कुछ लोग बिना निषेचन के, जिसमें सबसे प्यारा एग्जाम्पल है मधुमक्खी का। अब आपने मधुमक्खी को देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें 2 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, एक नर और एक मादा। नर जो है वो एक ही प्रकार का होता है, वर्कर मतलब कामगारी नर होता है, और मादा जो है वो 2 प्रकार की होंगी, एक क्वीन मतलब रानी मधुमक्खी और एक वर्कर मधुमक्खी मतलब कामगारी मधुमक्खी। जो नारी होती है, इसमें याद रखिएगा, जो मादा भाग होता है वो हमेशा द्विगुणित रहता है। क्या रहता है? द्विगुणित। तो मादा हमेशा द्विगुणित ही रहेगी। और मान लीजिए ये पहला केस मान के चलते हैं कि मादा हमेशा द्विगुणित ही रहेगी। और द्विगुणित का मतलब होप सो आप लोग समझ रहे होंगे कि जिसमें सेट ऑफ क्रोमोजोम, मतलब जोड़े में क्रोमोजोम्स या गुणसूत्र उपस्थित हो, उसे हम डिप्लॉइड कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। और नर जो है वो हमेशा क्या रहता है? अगुणित। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये इसका मुख्य लक्षण है। इस मुख्य लक्षण को आपको पता ही होना चाहिए कि मधुमक्खी का जो नर है वो अगुणित रहेगा और मधुमक्खी की जो मादा है वो द्विगुणित होगी। ये बात याद रखेंगे। अब जब भाई द्विगुणित है तो आप लोगों को मैंने ये भी बताया है कि निषेचन जब करना है, युग्मक जनन करना है, तो विभाजन करना होता है। और जो युग्मक होते हैं वो हमेशा अगुणित होते हैं। हमेशा क्या होते हैं? अगुणित। तो अगर हमें द्विगुणित से अगुणित कन्वर्ट करवाना है तो हमें यहाँ पर कौन सा विभाजन करना पड़ेगा? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। और अगर हमें अगुणित से ही अगुणित बनाना है तो हमें समसूत्री विभाजन करना पड़ेगा। ये मुख्य कारण किस चीज़ का है कि जो गुणसूत्रों की संख्या है आधी करनी है, तो इसमें हमें आधी करना जरूरी है, बट यहाँ पहले से ही आधा है, इसलिए हम यहाँ पर समसूत्री विभाजन, उतने ही गुणसूत्रों की संख्या को आगे डिसाइड करेंगे और यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग रहेगी। इन दोनों में, अब मान लीजिए इन दोनों में कोई निषेचन हो गया, तो ये निषेचन होने के बाद फिर से ये लोग बन गए क्या? द्विगुणित बन गए यहाँ पर। अब ये द्विगुणित जो है जब भी निर्माण करेगा वो मादा का ही निर्माण करेगा, ये बात ध्यान पे रखना। द्विगुणित कभी भी नर बन ही नहीं सकता। जिसके पास जोड़े में क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, वो हमेशा द्विगुणित ही रहेंगे, अगुणित नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो मादा का बचा हुआ एक एग है, ये जो एग बचा हुआ है, अगर ये खाली बचा रह गया तो यही आगे जाकर क्या बना लेता है? ये अगुणित है ना, ये आगे जाके नर का निर्माण करेगा। इसने निषेचन किया ही नहीं, और अगर निषेचन नहीं किया तो वो आगे जाके नर का ही निर्माण करेगा। ये बात फिक्स है।
इस प्रकार के लिंग परीक्षण को हम कहते हैं जिसमें नर एवं मादा ऐसा उनके अगुणित और द्विगुणित के आधार पर निर्धारित होते हैं। तब हम इसे क्या कहेंगे कि ये अगुणित और द्विगुणित इस विधि के द्वारा ये निर्धारित हुए। आ रही मेरी बात समझ में कि अगुणित और द्विगुणित के आधार पर इन्होंने निर्धारित किया है कि हम इस प्रकार से लिंग परीक्षण करेंगे। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जल्दी से समझते हैं। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो जो निषेचन है वो अपने अपने प्रकार का होता है। एक निषेचन बाह्य निषेचन, शब्द से ही क्लियर है कि जब भी कोई निषेचन शरीर के बाहर हो रहा होगा। अब शरीर के अंदर और शरीर के बाहर का क्या मतलब है? शरीर के अंदर उसका मतलब ये है कि जनन अंगों पर, अंडाशय पे, मादा के अंदर, ठीक है, हो, या तो शरीर के बाहर का मतलब है कि किसी माध्यम में हो रहा हो। तो बाह्य निषेचन जब अपन पढ़ते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसे इंग्लिश में कहते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा, तो इसमें लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यही लिखेंगे जो शब्द में आपको समझ में आ रहा है कि बाह्य निषेचन का मतलब क्या है। जब निषेचन शरीर के बाहर हो रहा हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला। अब ये बाहर हो क्यों रहा है, तो जब अब ये हो क्यों रहा है भाई, तो अधिकतर जलीय जीवों में। अच्छा, बाहर मतलब कहां? बाहर मतलब माध्यम। सो ये माध्यम वाला पॉइंट हुआ कि जलीय जीवों में। किसमें हो रहा है? जलीय जीवों में, क्योंकि उनके पास जल का माध्यम होता है। जलीय जीवों में अधिकतर एग्जाम्पल क्या हो गया? हमारे शैवाल और हमारी मछलियां। तो शैवाल और मछलियां जो जल में होती हैं ज़्यादातर, उन पे माध्यम की आवश्यकता पूरी हो जाती है और उस माध्यम में वो अपने अंड को, अपने शुक्राणु को बाहर भेजते हैं और वो दोनों माध्यम में ही जाकर मिलते हैं। किस में जाकर मिलते हैं? माध्यम में जाकर ही मिलेंगे। तो कुछ इस तरह से जलीय जीवों में एक माध्यम है उनके पास। तो एग्जाम्पल हो गया शैवाल और मछली, माध्यम हो गया जल, और उसके बाहर जो आपके जल स्थल चर प्राणी मतलब उभयचर प्राणी होते हैं, जैसे आपके मेढक हो गए आदि, ये सब भी होते हैं। युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल में अर्थात जीव के शरीर के बाहर संपन्न होता है। तो आप पॉइंट्स अपने हिसाब से मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको ये एंटर करवाना है। आ रही बात समझ में? तो शरीर के बाहर माध्यम जल है, करेगा कौन? मछली और शैवाल, और ज़्यादातर जो उभयचर प्राणी होते हैं वो सब इसको शो करते हैं। तो हमारा काम यहाँ पर हो गया। इस प्रकार की युग्मक संलयन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हमारे सामने ये एग्जाम्पल है, फ्रॉक के पीछे बनने वाली ये जो अंडे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ये अपने पीठ में इन अंडों को रख लेता है। जब ये निषेचन कर जाता है तो निषेचन करने के बाद शरीर के बाहर, सोचिए कि कितनी कलात्मक प्रकृति है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे प्रकृति क्या शो कर रही है कि ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग के ऊपर अंडे चिपके हुए। अब ये अंडे आगे जाकर नए जीव का निर्माण करने वाले हैं जो शरीर के बाहर बना हुआ है। तो ये एग्जाम्पल भी बाह्य निषेचन का है। दूसरा नीचे जो डायग्राम बना हुआ है ये मछलियों का डायग्राम है। इसमें मछली में एक नर और एक मादा, दोनों अपने निषेचित मटेरियल जो है वो बाहर रिलीज करके रखा हुआ है इन्होंने। ये बाहर बनने वाले जो अंडे हैं यही आगे जाके नई मछलियों का निर्माण करेंगे। तो ये बाह्य निषेचन का एक प्रकार होता है। इस विषय को भी आप ध्यान पर रखेंगे। बाह्य निषेचन की कुछ खास बात और कुछ कमियां हम गिनाएंगे यहाँ पर, यही हमारा कार्य है। तो बाह्य निषेचन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि करने वाले जीव जो हैं, दो लिंग जो होते हैं उसमें व्यापक समकालिता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए? जो जीव हैं दो लिंगों में उनमें व्यापक समकालिता होनी चाहिए। अब ये समकालिता का क्या मतलब है कि इनके समय में एकदम फिक्स ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर सोचिए नर ने एक रिलीज कर दिया, मादा ने बाद में रिलीज किया, तो वो जल के माध्यम से बह बह के इधर से उधर चले जाएंगे। तो अगर इधर से उधर वो चले गए तो निषेचन कैसे हो पाएगा? तो इसलिए दोनों लगभग एक ही समय पे, लगभग एक समय पे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसी समय पे दोनों अपने युग्मक को रिलीज करेंगे, तभी जाके उनके बीच का निषेचन हो पाएगा। तो पहला शर्त ये है कि समकालिता होनी चाहिए दोनों के स्त्रावण में जब वो बाहर रिलीज कर रहे हों। दूसरा, तथा बाहरी माध्यम जल युग्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माध्यम जल होना चाहिए, ताकि युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। पहला चीज तो ये है कि दो लिंगों में व्यापक समकालिता होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जल होना आवश्यक है। और तीसरी आवश्यकता ये है कि जब ये इतने ज्यादा संख्या में ये जल में मिलने की कोशिश करेंगे तो जरूरी तो नहीं है कि वो मिल ही जाएं, तो अधिक संख्या में रिलीज करना पड़ता है।
तो आप इन्हें 3 पॉइंट बनाकर लिखेंगे। जो मैं बात कह रहा हूं वो 3 शब्द ये हैं। पहला शब्द ये कि आपको उससे समकालिता होनी चाहिए, दूसरा चीज ये है कि उसमें बाहरी माध्यम जल की जरूरत होनी चाहिए, और तीसरी चीज ये है कि इनमें संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए। अगर संख्या बहुत ज्यादा नहीं होगी तो इनके मिलन का जो चांसेस है, मिलन के जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। तो अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक, निर्मुक्त मतलब बाहर रिलीज करना, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट होप सो आप समझ में आ गया होगा कि अधिक संख्या में रिलीज करेंगे तभी उनके बीच में निषेचन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अगले पॉइंट पे, अब ये जनरली किस में होता है, जनरली हम लोग मानते हैं बोनी फिश, बोनी मतलब बोनी फिश, जिनके पास में बोन पाया जाता है। बोन मतलब जनरली कह सकते हैं इसको बोनी मछलियां, है ना, और मेढकों में पाया जाता है। तो बोनी मछलियां मतलब जो छोटी मछलियां जिनमें हड्डियां हल्की हल्की पाई जाती हैं वो बोनी, और मेढक में होता है, ठीक है। मेढक में क्या, जहां भारी संख्या में संतानें पैदा होती हैं। अब जब युग्मक बहुत ज्यादा रिलीज हुए थे तो संतान भी बहुत ज्यादा बनेंगे, तो संतान जो बन रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा है। बाह्य निषेचन की 2 बातें हमने खास बताई। अब अगले पार्ट में क्या है, अगले पार्ट में यह है कि इनकी कमियां बताना है। अब सोचिए कि जो नर है और मादा युग्मक जो है शरीर के बाहर बने हुए हैं, इस बीच में किसी भी जीव को यदि ऐसा लगे कि मुझे इस अंडों को खा देना चाहिए, या तूफान आ गया, हवा लग गई वगैरह वगैरह, तो इस वजह से जो है यहाँ पर जो अंडे हैं वो रखे हुए बनने से पहले ही नष्ट हो सकते हैं। तो बहुत अधिक संख्या में इनके जिंदा रहने के चांसेस थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कमी यह है कि संतान शिकारियों का शिकार होने जैसी नाजुक स्थिति से गुजरती हैं, और इनकी उत्तरजीविता मतलब अपने आप को जिंदा रखने की क्षमता, ये जो होती है काफी जोखिमपूर्ण हो जाती है। जोखिमपूर्ण है कि क्योंकि भाई कैसे जिंदा रहेंगे, क्या होगा वगैरह वगैरह। यहां पे हमारा आंतरिक निषेचन बाह्य निषेचन कंप्लीट हुआ। अब हम टॉपिक के अगले पार्ट में पहुंचते हैं, और उम्मीद है आपको बाह्य निषेचन और निषेचन से संबंधित क्रियाविधि समझ में आई होगी, ठीक है। तो एकदम क्लियर होना ही चाहिए, जो भी टॉपिक आपको समझ में ना है आप मुझे बता सकते हैं, क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, बनना चाहिए भाई, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर आंतरिक निषेचन के बारे में। शब्द से ही क्लियर है, देखिए भाई जो लिखा हुआ है वो बाद में समझना, पहले हमें अपने खुद के शब्द बनाने हैं कि हमें करना क्या है। जब भी कोई कहा आंतरिक निषेचन तो मतलब निषेचन कहां हो रहा है, इनसाइड द बॉडी, अंदर की हो रहा है। तो अगर अंदर हो रहा है तो इसके बारे में क्या खास बात है भाई, क्यों अंदर हो रहा है, मतलब उसके अंदर जो देखो समस्या ही समाधान बनाती है। समस्या ये थी कि बच्चे मर जा रहे थे बहुत ज़्यादा, अगर शरीर के बाहर होगा तो बच्चे मर जा रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए बच्चों को कहाँ पैदा करना है, अंदर पैदा करना है। और अगर वो बच्चे अंदर ही पैदा होंगे तो मरने की संख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंतरिक निषेचन जो है सिर्फ इसी पॉइंट पे डिपेंड करेगा। आंतरिक निषेचन स्थलीय जीवों में, वो जलीयों में था, उनके पास माध्यम था, इनके पास माध्यम नहीं है। तो जिसके पास ऑप्शन ही नहीं है तो वो कैसे करेंगे, अंदर ही करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें जलीय जीवों के लिए था, यहां पर स्थलीय जीवों के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्थलीय जीव में कौन कौन हो सकता है, फंजाई यानी कवक, और उच्च श्रेणी के प्राणी। उच्च श्रेणी के प्राणी कौन होते हैं, तो लगभग जितने भी थल में रहते हैं, आपके रेप्टाइला, सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए, मैमल्स हो गए, लगभग सारे, ठीक है। सरीसृप मतलब इसमें जो आपके क्रोकोडायल और ये सब जो आते हैं, मगरमच्छ, ये सब जो हैं, लिजार्ड, सब सरीसृप में आते हैं। पक्षी तो आप जान ही रहे हैं। स्तनधारी जीव, मैमल्स, स्तनधारी जीव भी इसी प्रक्रिया में आते हैं। अधिकतर पादप भी होते हैं। पादप में जनरली शैवाल को छोड़कर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, लगभग सारे, तो ये सब के सारे जो होते हैं इनका संपन्न शरीर के भीतर ही होता है। इनका युग्मक का संलयन शरीर के भीतर ही होता है, और अगर ये शरीर के भीतर होगा तो ध्यान रखिएगा इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। क्लियर बात। तो हमने यहां पर उसका डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल दोनों बात बताई। युग्मक का संलयन शरीर के भीतर हो रहा है, कारण ये है कि ये स्थलीय है। अगर हम बात करें प्राणियों की तो सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी ये हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, ठीक है। और प्लांट्स की अगर बात करें तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। ये पूरा पार्ट हम लोगों को संपन्न करना है। अगला पार्ट जो आता है ये है कि अब ये क्या निषेचन कैसा है, तो इसलिए हम इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। कोई विशेष बात नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं कि आंतरिक निषेचन इस तरह से काम कर पाएगा। अगले पार्ट में
अब ये जो जीव संरचना होता है, तो इसमें ये क्या बात है कि ये जो अंड की संरचना है, सभी जीवों में अंडे की संरचना मादा के शरीर के भीतर होती है। ठीक है, मतलब जहां पे भी अब ये जो बनाना है, ये पूरा कवच बनाना है, नर को मतलब जनन करवाना है, वो हमेशा याद रखिएगा मादा के भीतर ही। नर कभी भी जनरली, मतलब लगभग जितने भी जीव हैं, इनमें मादा कभी भी जनन नहीं करता, मतलब सॉरी, जन्म नहीं देता, बच्चे को अपने अंदर नहीं रखता। बच्चे को अंदर रखने का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ किसका है? मादा यानी माता का है, शरीर के भीतर ही होता है। और वहां पर नर युग्मक से संलयित कर जाते। तो नर युग्मक का काम है वहां तक पहुंचना, मादा के शरीर तक पहुंचना। याद रखना, मादा के शरीर तक पहुंचने का काम जो है वो नर का काम है, और मादा के अंदर ही फिर निषेचन होता है, और वहीं से नए जीव की उत्पत्ति होती है। यह निषेचन के 2 प्रकारों में मुख्य है। ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक ये मुर्गी का डायग्राम है। ठीक है, इसमें से मान लीजिए ये नर मुर्गी है, ठीक है, सॉरी मुर्गा है, मुर्गी ही नहीं बोलेंगे नर को, मुर्गा है, और इसके पास टेस्टिकल है, वृषण है इसके पास में। क्या है? वृषण। अब ये वृषण के पास में आपको मालूम है यहाँ पे स्पर्म ट्यूब्स है, मतलब शुक्राणु नलिका है। इस शुक्राणु नलिका से होता हुआ शुक्राणु अंदर जाता है, और यहाँ से ऐसे गति करता हुआ मादा के अंडाशय के पास में पहुँच गया। ये अंडाशय है मादा का। अब ये अंडाशय वाला पार्ट क्या हुआ, इन दोनों वहाँ से शुक्राणु जो मिले थे वो अंडाशय के अंदर चले गए। अंडाशय के अंदर गए, वहीं पर उसके एग्स मतलब अंडाणु थे, अंडाणु से मिले, दोनों मिलके निषेचन किया। निषेचन करने के बाद युग्मनज बना दिए। अब ये युग्मनज मादा शरीर के भीतर ही अंडों का निर्माण करेगी, और जब उसे मन करेगा फिर वो बाहर रिलीज करेगी। तो इस तरह से आप इस बहुत आसानी से भी ये बात समझ सकते हैं कि आंतरिक निषेचन की मुख्य खास बात है क्या, और क्या क्या चीज़ पूछ सकता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशंस पे नहीं जाना है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको अपने कॉन्सेप्ट में बन सकती हैं। आप सोचिए, शब्द सोचिए, और उसके बाद आप आंसर उसका आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कोई बहुत बड़ा एकदम थ्योरी ऐसा लंबा चौड़ा ये लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट में सोचिए, अगर आपको जो समझ में आया है वो भी लिख देंगे तो आपका काम तो बिल्कुल हो जाएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये शब्द को समझना सीखिए कि आंतरिक निषेचन, और खुद से एक बात सवाल पूछिए कि मुझे क्या आंसर आना चाहिए। तो आंतरिक निषेचन कहाँ, क्यों, कब, कैसे और किसके साथ, ये 5 सवाल, कहानी खत्म। ठीक है, थल में हो रहा है भाई, क्यों थल में हो रहा है? क्योंकि जो बाह्य निषेचन वाले थे उनमें बेचारों में मर जा रहे थे बहुत ज़्यादा में। ठीक है, यहाँ पे मरने की संख्या थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। अगले पार्ट में आते हैं। अब इसके ऊपर में क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए, आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक चलनशील होंगे। भाई जो बना रहा है वो मादा है, तो वो अपने युग्मक क्यों बाहर निकाले? तो इसलिए वो अपने मादा युग्मक को अपने अंदर ही रखता है, जबकि नर युग्मक जो है वो चलनशील होता है। चलनशील होता है का मतलब वो नर से लेकर मादा के शरीर के भीतर तक पहुंचने की जिम्मेदारी नर की है। नर चलनशील होता है। ठीक है, अंडे के साथ संयुग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना तो पड़ेगा। संयुग्मन करना है तो अंडे तक क्या होना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। यदि भीतर हो रहा है तो, और अगर बाहर हो रहा है तो नर को भी निकलना है, मादा को भी निकलना है, तो दोनों चलनशील होने चाहिए। लेकिन अगर भीतर हो रहा है तो मादा जो एक जगह पे स्टेडी कंडीशन पे रहेगी, और नर जो है यहां से गति करके वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाया, निषेचन नहीं हो पाएगा। इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे, तो अब इस प्रकार से जो शुक्राणु पैदा होते हैं उनकी संख्या विशाल होती है। अभी एक भी बात हो गई भाई, जिनको ट्रेवल करना है, जिनको वहां तक पहुंचना है, तो अपनी संख्या को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अपनी संख्या को बढ़ा देते हैं ताकि अगर बीच रास्ते में बहुत सारे शुक्राणु खत्म भी हो जाएं, बहुत सारे शुक्राणु खत्म हो सकते हैं, अगर खत्म हो भी जाएं तब भी वो वहां पर अपनी संख्या को प्रबल रूप से पहुंचा सके, निषेचन कर सके। ठीक है, तो इसलिए इनमें भी खास बात है कि इनमें भी नर शुक्राणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी, और मादा की संख्या तो 1, 2, 4 इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। परंतु जो अंडे होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। मनुष्य में तो एक ही होती है, कुछ मुर्गियां 1-2 अंडे साथ देती हैं, कुछ लोग जो है 2-4 अंडे दे देती हैं, किसी के पास 8 अंडे हो सकते हैं। अंडे मतलब अंडाणु, अंडे मतलब अंडाणु। तो ये याद रखिएगा, इसमें मादा में अंडाणु कम संख्या में रहेंगे और नर अधिक संख्या में। कई बार अगर आपसे कोई सवाल पूछ दे वाइवा में, बताइए अधिक संख्या में क्यों है, तो आप बताएंगे कि भाई साहब ये रास्ते में जो है बहुत ज़्यादा जो लॉस हो सकता था, मर सकते थे, और ऐसे में निषेचन का जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, जो मतलब क्या बोलना चाहिए, चांसेस हैं, वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो चांसेस कम नहीं होने चाहिए, निषेचन ज़रूरी प्रक्रिया है और निषेचन होनी ही चाहिए। ठीक है,
तो ये बात भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अब कुछ स्पेशल है, बस देखना यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को, ठीक है। बीजीय पादप, बीजीय पादप मतलब अगर थोड़ा सा मैं बता दूं तो वो पौधे जो बीज पैदा करते हैं। अब बीज पैदा करने वाले ज्यादातर पौधों की अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर लेता हूं एंजियोस्पर्म, आवृत्तबीजी के बारे में। आवृत्तबीजी में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात में, ना तो वहां पे नर चलनशील है ना मादा तो पहले से एक जगह पे रुकी हुई थी। यहां पे होता है एक परागकण, परागकण यहां पर पहुंचा, और मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि परागकण जो है वो नर युग्मक नहीं है, वो नर युग्मकोद्भिद है, उसके अंदर युग्मक होता है। ये परागकण यहां पर पहुंचा, अब क्या करेगा, अब जो नर युग्मक है वो तो गतिशील है ही नहीं, तो क्या करेगा, तो यहां पे पहुंचने के बाद, स्टिग्मा पहुंचने के बाद यहां पे एक पराग नली का निर्माण करता है। तो पराग नली का निर्माण करता है ताकि नर युग्मक को हम अंडाशय तक पहुंचा सकें और वो वहां पे निषेचन कर सके। तो ये एक एकदम रहीसी वाला प्रोसेस है, इसलिए इस चीज को बड़ा ध्यान से समझिएगा भाई, क्योंकि ये स्पेशल है। तो बीजीय पादप में नर युग्मक गतिशील नहीं होता, यह निषेचन करने के लिए अचलशील नर युग्मक जो है पराग नली के द्वारा, किसके द्वारा, पराग नली के द्वारा। दूसरे वाले चैप्टर इसके बाद वाला है, उसमें हम इसको पूरी तरह से डिटेल करेंगे, वहां पे हम इसको समझेंगे कि वहां पे क्या होना है, लेकिन फिलहाल इतना। तो परागनली जो होता है के द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद निषेचन करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 2 पे हम पूरी तरह से डिटेल करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझना है। तो ये हो गया भाई हमारा निषेचन के तरीके और ये हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक। होप सो आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में मुख्य अंतर, मुख्य कहानियां, मुख्य बातें क्या क्या हैं, और उनको याद नहीं करना है, समझना है। अगर आप एक बार समझ गए ना तो आपका पूरा बात समझ में आ जाएगा, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी और आप लोगों को लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है। समझ आ रही है मेरी बात। ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे इमारतें बनाएंगी आपकी, ये बात याद रखिएगा। जब तक आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ध्यान पे नहीं रखेंगे ना, बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो पढ़ाई नहीं होगी। तो इंटरेस्ट आने के लिए समझना ज़रूरी है, कहानियों को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, और वो आप ज़रूर करें। चलिए भाई, तो अब दो युग्मक जो है मिल चुके हैं। युग्मक मिलने के बाद अब होगा जाइगोट का निर्माण हो गया। जाइगोट मतलब युग्मनज, दो युग्मक आपस में मिलके युग्मनज बनाते हैं, ये हमें पता है, ये होना ही चाहिए पता, और आपको भी पता होगा ही होगा ये, ठीक है, होना चाहिए। दो युग्मक मिलके क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, नर एवं मादा। अब युग्मनज जो है ये बन गया, ये बहुत चमत्कारिक अभिक्रिया है, समझ लो, मतलब ये क्रांतिकारी अभिक्रिया है। लैंगिक जनन की सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं की अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये है, जाइगोट का बनना। अगर जाइगोट युग्मनज नहीं बनेगा तो नए जीव की उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी। अगर आपको नए जीव की उत्पत्ति करनी है तो आपको युग्मनज बनाना पड़ेगा, ठीक है। यही वो प्रक्रिया है जो लैंगिक जनन को लैंगिक जनन बनाती है। इससे पहले अगर लैंगिक जनन, इससे पहले का जो भी जनन है ना, वो पूर्ण रूप से नहीं है। एक बार जाइगोट बन गया, एक बार निषेचन हो गया, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई ठीक है, अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो युग्मनज मान लीजिए कोशिका जो दो कोशिकाओं के मिलने से बन गई है यहां पर, इसके आगे का विकास होगा। अब आगे का विकास अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग जनन के प्रकार हैं, हम उसके विषय पे बात करेंगे। तो आगे जीवन चक्र तथा वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है। अब ये क्या विषय होता है, तो देखो, जाइगोट हमेशा बच्चे द्विगुणित होता है। क्या होता है, द्विगुणित। और जैसे कि मैंने बताया कि, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जाइगोट हमेशा मतलब युग्मनज हमेशा द्विगुणित होगा, डिप्लॉयड होगा, क्रोमोसोम की संख्या सेट में होगी। किसमें होगी, सेट में। अब ये मान लीजिए कि जीवन चक्र क्या विषय कहता है, जीवन चक्र ये कहता है कि हो सकता है किसी का जीवन जो है अगुणित जीव वाला हो और हो सकता है द्विगुणित जीव वाला हो। तो इसके आगे का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि इनमें से अगुणित कौन है और द्विगुणित कौन है। मान लीजिए ये जाइगोट शैवाल ने बनाया है। किसने बनाया है, शैवाल। और शैवाल का शरीर जो है अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित होता है। अब अगर शैवाल का शरीर जो है वो अगुणित रहेगा, शैवाल का शरीर अगर मान लीजिए अगुणित रहता है तो क्या होगा, अगुणित वाली कंडीशन पे इसे कौन सा विभाजन करना पड़ेगा, तो द्विगुणित है, और द्विगुणित से आधा हो गया तो ये कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री। हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री। और अगर मान लीजिए द्विगुणित से द्विगुणित ही बना हुआ है तो ये कौन सा विभाजन करेगा, ये विभाजन करेगा समसूत्री।
ठीक है, तो ये आपको याद नहीं करना है, बस मैं तरीका बता रहा हूं, एक कहानियां बता रहा हूं कि इसको ऐसे काम करना पड़ेगा। हरी बात समझ में? हाँ, अपलोडेड हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो रहा है। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था, इसलिए जवाब नहीं दिए मैंने। ठीक है, तो हो रहा है, अभी हो रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, तो आगे बात करते हैं। क्या विषय मैंने कहा, ध्यान से बस मेरी बात को सुनिए रहिएगा। और सबसे अच्छी बात यह है, मैं आप लोग पूरी कोशिश करिए कि जिस समय मैं पढ़ा रहा हूँ उसी समय देखें। ठीक है, इससे एक रिदम बनता है, मतलब अटैचमेंट आता है कि बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं बच्चों से बात कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको वो फीलिंग्स नहीं आ पाएंगी। तो आप लोग जितने भी लोग हैं, पूरी कोशिश करिए कि डेली जो लाइफ का समय है, पूरा समय निकाल के उस समय ज़रूर आओ। ठीक है, और उस समय पे आके बस 1 घंटे जो भी आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, कहानियों को समझो। तो आप जितने भी आपके सवाल होंगे ना, वो पूछने में अच्छे लगेंगे। मैं भी आप लोगों से पूछा करूँगा और आप लोग भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक कनेक्टिविटी बनेगी भाई, और ये जो है ना आपको अच्छी फीलिंग देगी, मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे मुझे डायरेक्टली सुन रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड में आप अपने सवाल नहीं पूछ पाओगे, कोई समस्या बीच में आ गई तो नहीं पूछ पाओगे, यहाँ पे पूछ सकते हो आप, है ना। तो डेली कम से कम कोशिश करो कि जो टाइमिंग है 6 से 7 का, लाइव ज़रूर आओ उस पर। तो देखो, तो ये भाई ये सिंपल सी कहानी हो गई कि जीवन चक्र के पर्यावरण पर निर्भर करता है, मैंने बताया ना। और वो अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन, ये बेसिक समझ जाओ, किसी चैप्टर में हम इसे डिटेल भी करेंगे कि वो कैसे कार्य करता है ना। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, सिंपल चीज़ है। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर जायगोट द्विगुणित है, ये तो कहानियां हैं भाई, अगर द्विगुणित से अगुणित कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, तो हमें अर्धसूत्री विभाजन करना पड़ेगा, और द्विगुणित से द्विगुणित ही रहना है तो समसूत्री विभाजन करना होगा। ये हमें क्लियर हो गया। पर्यावरण के कारक भी इसलिए कहा कि हो सकता है वो विभाजन करना चाहे और हो सकता है ना करना चाहे। कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे देखो यहाँ पे कुछ जीव होते हैं फंजाई, क्या होते हैं, फंजाई, और कौन होता है, शैवाल। तो ये फंजाई मतलब कवक और शैवाल, यही दोनों का एक्सेप्शनल है, पूरे अपवाद ही अपवाद में भरे हुए हैं ये दोनों। ठीक है, तो फंजाई और शैवाल जो हैं, ये क्या होता है, ये जीव निषेचन करे, युग्मनज बनाए और अपने चारों तरफ एक मोटी भित्ति बना लेते हैं। और मोटी भित्ति बना के कुछ दिन सुप्तावस्था में, भाई ठहर जाओ, हम कुछ दिन बाद अपना जनन और अपना जो ग्रोथ है वो करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने शरीर के बाहर की तरफ में एक मोटी भित्ति का निर्माण करेंगे ताकि वो कुछ देर तक रेस्ट कर सके, आराम कर सके। ये गुणन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंजाई और शैवाल में ही होता है। फंजाई शैवाल में क्या हुआ, जीवों के युग्मनज एक मोटी भित्ति का विकसित करते हैं, मोटी भित्ति विकसित करते हैं, और ये मोटी भित्ति उन्हें संरक्षण देती है। क्या देती है, संरक्षण, ताकि वो जीव खराब ना हो। कुछ देर आराम करना है ना, तो अगर आपको आराम करना है तो पहले एक कवरिंग बनानी पड़ेगी, डू नॉट डिस्टर्ब की, कोई डिस्टर्ब ना करे। तो डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कवरिंग बनाई जो उसकी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करता है। अब शुष्कन का मतलब क्या है, हो सकता है धूप पड़े, पूरा वहां अंदर का पानी बाहर निकल जाए तो, और जो उसकी बाहर की कोई भी प्रकार की क्षतियों से बचाने की कोशिश करता है। और ये लोग कुछ देर तक पड़े रहते हैं। फिर जब इन्हें मन करता है कि भाई चलो हमारी परिस्थिति सब कुछ बराबर पे आ गई है, तो हम फिर एक नए जीव का निर्माण करेंगे। तो यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। हमने ये बात की कि लगभग सारे जीव जो युग्मनज बनाए और उसके बाद उन्होंने जीव का निर्माण कर लिया। बट कुछ लोग आलसी थे, और वो आलसी कौन है, फंजाई और शैवाल। इन्होंने अपने बाहर एक कवरिंग बनाई और बोले हम अभी आराम करेंगे। तो ये विश्रांति काल में चले गए ताकि उनकी शुष्कन से रक्षा हो सके, उनकी क्षतियों से रक्षा हो सके। तो ये आपको क्लियर समझ में होप सो आया होगा। जैसे देखिए बबलू तिवारी जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। होता ये है कि 2 मिलियन जो स्पर्म यहाँ से मैंने जो बताया था आपको, जो ओवरी तक अंडाशय तक पहुँचते हैं, मतलब अंडाशय तक नहीं, अंड तक जो पहुँचते हैं, अंडाणु तक, तब तक जाते समय ना बहुत हद तक जो स्पर्म होते हैं वो मर जाते हैं। इसको मैं तीसरे चैप्टर में ना पूरी तरह से डिटेल बताऊंगा, अभी शॉर्टली समझा रहा हूँ बस यहाँ पर, क्योंकि इस टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड है वो, है ना। तो वहाँ तक पहुँचने में बहुत हद तक जो बीच में अम्लीय माध्यम होता है वहाँ पर बहुत सारे मर जाते हैं। उसके बाद जैसे ही एक स्पर्म ओवा के अंदर एंट्री करता है तो ओवा उसके अगेंस्ट, वो दोनों ना एक दूसरे के खिलाफ अभिक्रिया करते हैं, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो जैसे एक शुक्राणु उसके अंदर गया तो ओवा का ये काम होता है कि अपनी पूरी मेम्ब्रेन को ना दृढ़ बना लेता है वो,
इसे मैं तीसरे वाले चैप्टर में पूरी तरह से डिटेल करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो वो पूरी तरह से जब दृढ़ बना लेता है ना, तो उसके बाद जो बाकी स्पर्म एंट्री है उसको रुक जाता है। तो वो इस कारण से है कि ऐसा नहीं कि बाकी लोगों को वो एक्सेप्ट नहीं करता, एक्चुअली ये है कि जैसे ही एक एक्सेप्ट किया वो अपनी बाहर की भित्ति में परिवर्तन कर लेता है। अपने भित्ति में परिवर्तन कर लिया तो बाकी एंटर ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन कभी कभी कुछ एकदम जिद्दी होते हैं, कभी कभी एक की जगह दो चले जाते हैं, तब ट्विंस वगैरह बनते हैं, है ना। तो ऐसा होता है वहां पर। चलिए अगले पार्ट में, तो ये हो गया हमारा विश्रांति काल, बच्चे ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं जिस विषय पे बात कर रहा था वो ध्यान रखिएगा। अगर कोई जीव द्विगुणित जीवन चक्र वाले हैं, क्या है, द्विगुणित जीवन चक्र वाले हैं, तो युग्मनज अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। और ये जो पॉइंट है आप इससे अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। आप क्या करेंगे, अगर कोई जीव जो होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ द्विगुणित जीव वाले हैं, द्विगुणित जीव हैं, तो ये इनका पूरा जीवन चक्र बता देता हूं मैं आप लोग को, ठीक है। इनके जीवन चक्र में क्या होता है कि मान लीजिए अभी इनका जायगोट से स्टार्ट करते हैं, आपको अब जायगोट बताए थे ना, तो जायगोट मतलब युग्मनज से स्टार्ट करते हैं। युग्मनज मान लीजिए द्विगुणित है, युग्मनज क्या है, द्विगुणित है। अब युग्मनज द्विगुणित है तो ये लोग भी समसूत्री विभाजन ही करेंगे और ये 2n विभाजन करेंगे, समसूत्री, क्योंकि जीव कैसा है, समसूत्री, ठीक है। समसूत्री विभाजन इन्होंने किया है, 2n बन गए और ये जीव का निर्माण हो गया। इन्होंने ये भी जीव बना लिया और ये भी बना लिया, क्या, जीव। अब ये जीव जो है, हो सकता है कि इन्होंने जनन किया, अब ये युग्मक जनन करते हैं, तो और आपको तो मालूम है भाई, युग्मक जनन मतलब युग्मक हमेशा क्या रहता है, अगुणित, क्या रहता है, अगुणित। तो इन्होंने कौन सा विभाजन किया, अर्धसूत्री, कौन सा विभाजन किया, अर्धसूत्री। तो जो द्विगुणित जीव होते हैं, द्विगुणित जीव होते हैं, वो अर्धसूत्री विभाजन करके पहले युग्मक बनाए, ठीक है। अब ये युग्मक मान लीजिए आगे बना, एक मादा युग्मक यहां से आ गया, एक नर युग्मक ये था, दोनों मिलके फिर युग्मक बना लिए। तो दो प्रकार का विभाजन ये लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर दो विभाजन ये लोग भी कर रहे हैं। जायगोट जो है इस प्रकार से समसूत्री कब करेगा, अर्धसूत्री कब करेगा, इस विषय पे आप पूरा ध्यान रखना। किसी चैप्टर में, प्लांट वाले चैप्टर में मैं इसे पूरी तरह से डिटेल करूंगा, ओके। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कोई अगुणित जीव है, कौन सा जीव है, अगुणित जीव है, तो अगुणित में क्या होगा, अगुणित वाला कहानी, अब मान लीजिए जायगोट तो हमेशा द्विगुणित रहेगा, ये बात तो आप हमेशा याद रखेंगे। युग्मक और जो युग्मनज है वो हमेशा अगुणित और द्विगुणित के केस में रहेंगे। अब ये मान लीजिए अगुणित जीव है, तो अब ये अगुणित जीव बनाने के लिए इन्हें आधा करना पड़ेगा, तो ये लोग कौन सा विभाजन किए, अर्धसूत्री विभाजन किए। तो जायगोट के बाद का विकास दो प्रकार के विभाजन कर सकता है, यदि द्विगुणित जीव हैं तो समसूत्री विभाजन, और यदि अगुणित जीव हैं तो अर्धसूत्री विभाजन। ये अपनी लाइन पे बस ऐसा लिख लेना कि विभाजन जो है वो द्विगुणित जीवों में समसूत्री, जायगोट के बाद, युग्मनज के बाद इस प्रकार का विभाजन प्रदर्शित करेंगे, और अगुणित जीव जो होते हैं वो जायगोट के बाद अर्धसूत्री विभाजन को प्रदर्शित करेंगे। ये हमारा बात ध्यान रखिएगा। एक बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि जो जायगोट युग्मनज है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच का एक कनेक्टिव लिंक है। अब हम जो पीढ़ी है, हमने कई बार जो है मान लीजिए स्पर्म एंड ओवा बना और नष्ट हो गया, युग्मक जनन हुआ, युग्मक का हो सकता है स्थानांतरण भी हुआ, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं, और अगर वो मिले नहीं तो नई प्रजाति, नए जीव का निर्माण नहीं हो सकता। नए जीव का निर्माण जो है अगर करना है तो कम से कम जायगोट यानी युग्मनज बनाना ही पड़ेगा। तो कई बार ये सवाल आता है कि बताइए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच का लिंक का काम कौन करता है, तो ये लिंक का काम हमेशा याद रखिएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में लिंक कड़ी बनाता है युग्मनज। ये युग्मनज ही वो कोशिका है जो आगे जाके जो पुरानी पीढ़ी के गुणों को लेकर आई है और नई पीढ़ी को लेकर बनाएगी। अब तो ये पहला नींव है, पहली चीज जो होती है एक नई पीढ़ी की शुरुआत करने के लिए, हमें वो युग्मनज होता है। इससे पहले तक हमें चांस नहीं है कि हो सकता है बने, हो सकता है ना बने, बट अगर जायगोट बन गया है तो हम बहुत हद तक हम ये बोल सकते हैं कि हाँ अब एक नए जीव की उत्पत्ति यहां से हो सकती है। आ रही बात समझ में? तो दो उनके बीच में लिंक का काम करता है, ये है जायगोट। अब शब्द के आखिरी में हमें दो तीन बातें बात करनी है। अब ये युग्मनज बच्चे आप जानते हैं कि विभाजन करेगा, कभी समसूत्री कभी अर्धसूत्री। ज्यादातर जीव जो हैं शैवाल और फंजाई को छोड़कर
द्विगुणित ही हैं, इसलिए ज्यादातर ये समसूत्री विभाजन ही करेगा। शैवाल और फंजाई अगुणित जीव होते हैं, इसलिए उनमें अर्धसूत्री विभाजन करेगा। तो ये दो प्रकार से विभाजन होता है। अब ये जो डायग्राम है ये अभी आपके काम के नहीं है, ये मैं चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 में रिस्पेक्टिवली अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ कुछ कहानियों को समझो। अब अगला वर्ड आता है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव का मतलब होता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इस शब्द का क्या मतलब है भाई, हमारे पास में है जाइगोट युग्मनज, और उससे नया एम्ब्रियो नया भ्रूण बनाने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं, या तो भ्रूण जो कंडीशन है क्या बोलते हैं उसे, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। तो ठीक है, आप ये जो पॉइंट है आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे तो आपको कहानियां बहुत आसान लगेंगी। एकदम प्योर मटेरियल जो लिखा हुआ है आपको एज इट इज नहीं छापना है, लेकिन ठीक है एज इट इज इसलिए नहीं करना है क्योंकि इसे मैं एक्सप्लेन जो कर रहा हूं उसे कॉन्सेप्चुअल व्यू में आप बनाएंगे। तो देखिए, अगर मैं एक पॉइंट बताता हूं, जैसे ये आज मुझे अभी नोटिस करिएगा इनमें से कौन कौन से विषय लिखना है। जैसे ही लिखा रहे भ्रूणोद्भव, तो आप क्या बोलेंगे, पहली लाइन आपके दिमाग में क्या आएगी, युग्मनज से भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया को। तो क्या लिखा हुआ है, भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास या निर्माण की प्रक्रिया को बताता है। संदर्भित नहीं लिख सकते तो अब ये को ही हम भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, अब भ्रूणोद्भव के दौरान कोशिका का कौन सा विभाजन होता है, ये किस प्रकार का विकास है। तो सामान्यतः मैंने क्या कहा कि अगर कोशिका विभाजन होगा तो क्या होगा, समसूत्री ही होता है। जनरली क्या होता है, सामान्यतः समसूत्री ही होता है। अब ये किन में होगा, जिनमें द्विगुणित ही रहेंगे जीव वो समसूत्री विभाजन करेंगे। क्या करेंगे, समसूत्री। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इस दौरान समसूत्री विभाजन ज्यादातर होता है। कुछ शैवाल और कवक में, याद रखना कुछ शैवाल या अगुणित जीव, ऐसा लिख लेना, शैवाल या अगुणित जीव है ना, इसको आप दूसरा पॉइंट बनाएंगे। अगुणित जीव जो होते हैं इनमें विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी पॉइंट में आते हैं कि भ्रूण विकास के दौरान दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक कोशिका का विभाजन और दूसरा कोशिका का विभेदीकरण। पहली प्रक्रिया, तो आप इसके बाद अब एक लाइन बनाएंगे ऐसा करके कि भाई हमारे पास में दो पार्ट है, पहला कोशिका विभाजन, ठीक है, और दूसरा वर्ड आता है कोशिका का विभेदीकरण। तो ये दूसरा पॉइंट आप लिख लिए। फिर कोशिका विभाजन की तरफ आप नीचे में लिखेंगे कि इसमें कोशिका की संख्या वृद्धि हो रही होती है। क्या हो रही होती है, कोशिका की संख्या में वृद्धि हो रही थी। कोशिका बस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसा करते 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 कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कर रही थी। अब ये कोशिका वृद्धि अगर जो होता है, ठीक है, मतलब जो वृद्धि कर रहा होता है उस वृद्धि में क्या है, अब वो तो गुच्छा बस बन जाएगा कोशिकाओं का। तो उन्हें कोशिकाओं को विभेदीकरण करना, मतलब उन्हें तुम्हें भाई ये सब अब उन्हें बताना पड़ेगा या उन्हें इस कार्य के अनुरूप बांटना पड़ेगा कि आपको इस कार्य को करना है, ठीक है। तो ये याद रखना कि कोशिका विभाजन मतलब कोशिका की संख्या में वृद्धि, पहला पॉइंट है ना। तो आप यहां पर लिखेंगे ऐसा चार्ट बना के, कोशिका की संख्या में वृद्धि। और दूसरा पार्ट आप ये लिखेंगे कि जो कोशिका का दूसरा विषय विधि हो गई कोशिका विभेदीकरण। तो ये हो गया हमारा हेडिंग, ये हमारा हो गया हेडिंग, और ये हो गया हमारा हेडिंग। उसके नीचे एक लाइन और उसके एक नीचे लाइन, जहां पर कोशिकाओं के समूह एक निश्चित कार्य को करेंगे। वो अंग का काम करेंगे, उतक बना लेंगे या तंत्र का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से हमारे बात को हम इसको बात करेंगे कि इस जो विभेदीकरण है वो कोशिकाओं का उतक में बनना, अंग में बनना या किसी विशेष कार्य का निर्माण करना, कार्य को करना, ये जो है विभेदीकरण के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आप दो भागों में इसे अच्छे से लिख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एकदम सिंपल है कि जो कोशिका विभेदीकरण और कोशिका विभाजन क्या चीज़ है। तो अब आप होप सो आप लोग ऐसा बनाना सीख गए होंगे, और मैं ऐसा हर पॉइंट पे लगभग आपको बता दूंगा कि आपको ऐसा ऐसा काम करना है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर होगा ही होगा कि आपको कैसे करना है। ये पूरे पॉइंट इसलिए लिखे जाएंगे क्योंकि ये एक आइडियल बुक के समस्त शब्द हैं। इन शब्दों को समझना हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि यही एग्जाम की कई बार लाइन बन जाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी इन्हीं शब्द बुक से आते हैं। तो अगर ये शब्द के साथ अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछ दिए जाए नीट में, तो ये बुक जो है वो एकदम इतनी है कि हर लाइन से सवाल आते हैं। तो हम हर लाइन को यहाँ पर ऐड करेंगे, बस उसे एक्सप्लेन करने का तरीका हमारा होगा, और उनमें से कौन सी चीज़ें आपको लिखनी है ये हम डिसाइड करेंगे।
आ रही बात समझ में? तो इसमें आपको बस ये करना है, ये शब्द हमें यही लिखना ज़रूरी है, बट आप जो कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो वो मेरे हिसाब से मैं जैसा बता रहा हूँ आप उसे करते जाएंगे। ये हमारा हो गया कोशिका का विभाजन। तो भ्रूण बन रहे हैं, दो प्रक्रियाएं हो रही हैं, विभाजन और विभेदीकरण, और दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। विभेदीकरण थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आप इसे ध्यान से रखेंगे कि विभेदीकरण के लिए कोशिकाएं बनी हैं, उन कोशिकाओं को विभाजित करे ऊतक में, फिर ऊतक जो है अंग का निर्माण करे, अंग जो है तंत्र का निर्माण करे, ये एक प्रक्रिया है। लास्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, कल से नया चैप्टर होगा या क्वेश्चन करवाया जाएगा कल इसके ऊपर में, और मैं आप लोग को लिखने के कुछ बेहतरीन तरीके बताऊंगा कि कैसे हम इस चैप्टर पे अच्छे टॉपिक्स पे आंसर कैसे लिखें, या क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, पुराने क्वेश्चन कब तक आए हुए हैं, तो आप थोड़ा सा तैयारी से करके रखेंगे। अगले पार्ट में क्या है कि अब ये जो भ्रूण बन रहा है वो दो प्रकार की, दुनिया में लगभग जो प्रक्रिया है वो दो प्रक्रिया हैं। या तो एक कवच के अंदर बनने की प्रक्रिया जिसे हम अंडप्रजक कहते हैं, और या तो पूरी तरह से परिपक्व जंतु को जन्म देने की प्रक्रिया जिसे हम जंतुप्रजक कहते हैं। तो प्रक्रिया दो प्रकार की है, दो विभाजन है, अंडप्रजक और सजीव प्रजक। पहले प्रजक की बात करते हैं, सजीव प्रजक मतलब ओविपेरस। वो कौन से जीव होते हैं जो अपने भ्रूण के बाहर अंडे का मतलब कवच का निर्माण करते हैं, और इसका क्या महत्व है, ये जो कवच है इसका क्या महत्व है, क्यों रखा इन्होंने, और क्या मतलब अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, इतनी हम बात करेंगे। अंडप्रजक की जो बात है ये होता किस में, सबसे पहले आप तो ये बात समझ गए कि भ्रूण बना हुआ है, बाहर कैल्शियम का कवच है, मुख्य दो बातें। किस में होता है, ज्यादातर सरीसृप, सरीसृप मतलब वही सांप, क्रोकोडाइल्स है ना, लेजार्ड्स मतलब आपकी जो छिपकली, इन सब में आप जानते ही हैं। तथा पक्षियों में भी ऐसा होता है, ये भी आप जानते ही हैं, मुर्गा, तीतर, पाइजन है ना, इन सब में ज्यादातर होता है। तो सरीसृप और पक्षी के द्वारा पर्यावरण में सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे दे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो उनको लगता है कि अच्छी जगह है, घास वास के पास में बढ़िया, वो अपने अंडे को घोंसले के अंदर अपने पर्यावरण के आधार पर वो वहाँ पर अंडे दे देते हैं। अभी इनके पीछे क्या सोच रही होगी, इनकी सोच याद रहेगा कि इस जो करने के लिए कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढक देते हैं। इनमें कमी ये होती है कि ये अपने बच्चों को पूरी तरह से परिपक्व अंदर नहीं रख पाते, मादा शरीर के भीतर अपरिपक्व बच्चा बाहर निकलता है। तो आप यहां पे अगर एक लाइन पे लिखेंगे ना, तो आप ये बताएंगे कि अंडप्रजक में अपरिपक्व भ्रूण जो है, अपरिपक्व भ्रूण कैल्शियम युक्त कवच में, कैल्शियम युक्त कवच से पैदा होते हैं, ठीक है, के साथ पैदा होते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो जो अपरिपक्व, अपरिपक्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप अंडे को अगर आप नॉर्मली देखेंगे, उसे फोड़ेंगे तो आपको कभी ऐसा दर्द नहीं होगा कि किसी आपने जीव को मार दिया है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अंड जो होता है कुछ दिन तक परिपक्व होने लग जाता है तो उसमें जीव का निर्माण होता है। तो ये एक अपरिपक्वता की निशानी है कि भाई हम उसके अंदर हमें कोई चीज़ दिखाई ही नहीं देती, ठीक है। तो वो अंडे के अंदर ये प्रक्रिया है, तो अंडा अपरिपक्व है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो अपरिपक्व रहेगा, विषम कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, एक निश्चित निवेशन, अच्छा उन्हें एक समय भी लगता है, आपने सुना भी होगा कि कुछ समय बाद ही अंड जो है वो अपना मुर्गियों से सेती है, उसके ऊपर से उसको गर्मी देती है, और उसके बाद फिर अंडा परिपक्व होता है और मुर्गी के चूजों का निर्माण कर लेता है। तो ये अंडप्रजक हुआ। मुख्य बातें ये हैं कि कैल्शियम से कवच है और परिपक्व बच्चा है, इसे हम करेंगे। आपके सामने ये डायग्राम है, इतना प्यारा सा अंडा और ये मुर्गी। अगले विषय पे पहुंचते हैं, सजीव प्रजक। तो वो कौन से जीव होते हैं, वो कौन से जीव होते हैं जो इसे, सर बैठ, ओके सॉरी, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पॉइंट है सजीव प्रजक। अब ऐसे कौन से जीव होंगे जो
परिपक्व, अब देखिए मैंने बताया ना कि अभी जो अंडे अपरिपक्व हैं, अपरिपक्वता कुछ जीवों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया कि परिपक्व जीवों को पैदा किया। तो सजीव प्रजक मतलब कोई अंडे का कोई ऐसा बात नहीं रहेगी, वो लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली बच्चे पैदा करेंगे। तो वो क्या करेंगे, सजीव प्रजक जीवों में मादा जीव के शरीर के भीतर युग्मनज पूरी वृद्धि वहीं पर करेगा। युग्मनज विकसित होकर किसका निर्माण करेगा, शिशु का विकास करेगा, निर्माण करेगा। ये कहानी हो गई। एक निश्चित अवधि होती है, ठीक है, निश्चित अवधि होती है, और ये निश्चित अवधि के पश्चात वो पूरे चरणों को फॉलो करेगा। हम उस विषय पे भी बात करेंगे कौन कौन से चरण, उनको सबको पूरा करने के बाद मादा जीव के शरीर से प्रसव के द्वारा एक नया जीव उत्पन्न होगा। प्रसव के द्वारा एक नया जीव उत्पन्न होगा। तो क्या बात नजर आई, वहां पे कैल्शियम था, आप कंपैरिजन कर सकते हो, वहां पे कैल्शियम था, यहाँ कैल्शियम नहीं हुआ। परिपक्व जीव, ठीक है, उसकी निवेशन अवधि बाहर रहती है, इसकी निवेशन अवधि अंदर ही रहती है। तो इस तरह से सजीव प्रजक का आंसर होगा। अब ये सवाल आता है कि सजीव प्रजक और अंड प्रजक में ज़्यादा अच्छा चीज़ कौन सा है। तो अगर आपसे कहा जाए तो आप तो अंड प्रजक को ही कहेंगे, क्योंकि अंडा खाना आपको अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं है। अंड प्रजक और सजीव प्रजक में सजीव प्रजक ज़्यादा अच्छी विधि है, क्योंकि अगर सोचिए वो अंडे को उतने समय तक जो मुर्गी बनती उससे पहले वो खत्म हो जाए, फोड़ दिया जाए, तो बड़ा दुख होगा। लेकिन एक जंतु जो होता है वो प्रकृति से ज़्यादा आसानी से लड़ सकता है। तो ज़्यादा सक्षम जीव जो होते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ, लिखावट में थोड़ा सा समस्या है, के वेव वगैरह में पॉइंट में ज़्यादातर में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हम उसे सुधार सकें। हिंदी का थोड़ा सा कंप्यूटर कम समझता है, तो हम उसे सुधार सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। जहाँ पे होगा तो मैं उसे सुधार देता हूँ, वैसे भी कहीं पे अगर रहेगा तो ठीक है। जनरली हर जगह मैं कोशिश किया हूँ कि ज़्यादातर ठीक ही रहे, है ना। और थोड़ा बहुत तो आप लोग समझदार हैं, थोड़ा बहुत समझ लीजिएगा, हिंदी थोड़ा सा कंप्यूटर भी और मैं भी थोड़ा कम समझता हूँ, है ना। तो इसमें क्या होता है, सही देखभाल हो सकती है सजीव प्रजक में, संरक्षण हो सकता है क्योंकि जीव के अंदर ही था, 9 महीने पूरी तरह से परिपक्व करने के बाद बाहर निकाले हैं, तो इसके चांसेस थोड़ा सा सुअवसर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक अच्छी विधि है, सजीव प्रजक में हम ज़्यादा देर तक उसे प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए जो होता है वहाँ पर ध्यान से हमें इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बच्चे हमारा जो पूरा टॉपिक था, जो जीवन ये वाला चैप्टर, वो हम लोग उसे कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा असुविधा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम पूरा परफेक्ट दें, उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं, आपका कहना ठीक है, लेकिन फिर भी जो भी कमियां होंगी थोड़ा सा क्षमा करिएगा, है ना। और जो भी हम लोग बात करेंगे तो उसके ऊपर, तो यहाँ पे ये चैप्टर बच्चे कंप्लीट हो गया। आप ध्यान रखिएगा इसके ऊपर क्या सवाल आते हैं, हम कल ही इस विषय पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग के क्वेश्चन थे, नीट में 11th और 12th से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चे नीट में 11th और 12th से ही क्वेश्चन के बारे में, कॉपी बनाने के बारे में पीयूष रात्रि को हम लोगों ने कॉपी बनाने के विषय पे ही बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, कि आपको जो भी चीज़ इसमें समझ में आ रही है आप उसे पॉइंट बना बना के लिखेंगे, ठीक है। बायोलॉजी हमेशा पॉइंट का विषय होता है, और आपको पॉइंट, ये शब्द मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हमें क्या करना है कि वो जो पार्ट है लिखने का, हमें पॉइंट बना बना के लिखना है। अगले चैप्टर से ये भी हम कोशिश करेंगे कि जो फ्लो चार्ट और इन सब के विषय पे भी हम लोग अच्छी बात कर सकें, है ना। लेकिन फिलहाल ये चैप्टर बहुत आसान था, तो आप आसानी से, आपको जो चीज़ समझ में आ रही है आप उसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसका नमूना थोड़ा सा दिया भी था कि जैसे पूछ दिया जाए सजीव प्रजक क्या है, वो प्रजक जो सजीव जीवों को जन्म देते हैं, पहला पॉइंट हो गया, है ना। तो मादा शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है। तो ये आप आसान शब्दों में आप इसे लिखिए, जो आपको समझ में आया। जो टफ चैप्टर होंगे ना, तब मैं उसमें अपनी कलाएं दिखाऊंगा आपको। हाँ सॉरी, रोहन आपका नाम है, तो जो रोहन जो कला है मेरी, जो आपको सरल बनाने की, वो थोड़ा सा टफ चैप्टर में अपन बात करेंगे। ये तो बहुत आसान चैप्टर, आपको आसानी से बन जाएंगे। कुछ भी चीज़ याद रखने वाली बात इसमें नहीं है। सजीव प्रजक एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना। अच्छा, जो 11th और 12th जो पूछ रहे हैं, तो लगभग पूरा सब सिलेबस जो है 11th और 12th का ही रहता है, जिसमें 60% भाग जो है 12th के पोर्शन से पूछे जाते हैं, और 40% भाग जो है 11th के पोर्शन से पूछे जाते हैं। और यही वो सवाल है, ये चैप्टर 1 नंबर रखता है नीट के मार्क्स, नीट के वेटेज में, ठीक है। तो ये सब नीट का ही विषय है, नीट पे ही आपको ये पढ़ना रहता है, ठीक है। कॉपी बनाने के लिए थोड़ा सा कलाकृति आप अपनी दिखाएं, और नेक्स्ट चैप्टर्स में पूरी कोशिश करूंगा कि आपका चैप्टर के साथ में ही अपन कवर करते रहें।
ठीक है, चलिए तो आज का आप टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। कल हम नए चैप्टर की बात करेंगे और शायद मैं क्वेश्चंस कुछ लेकर आऊँ आपके लिए, तो हम क्वेश्चंस की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी होगा हम कल मिलते हैं फिर इसके बाद। थैंक यू सो मच, आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें। 1 घंटा मुझे सुनने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, अपना स्नेह बरकरार रखें। थैंक यू, बाय बाय। चला जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं कल, है ना। आपने जो भी कमेंट्स होंगे बताइएगा कल मुझे, है ना। और जो सवाल वगैरह हों वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय।